इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर एक चित्र बताया गया है, ये हम चित्र देख सकते हैं। ये उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से ये गुजर रही हैं। तो इसके आधार पर हम आदिवासियों की जीवन स्थिति के बारे में कल्पना कर सकते हैं। तो बात है सन 1895 की। बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनके दीकुओं दीकुओं मतलब कि जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे यहाँ पर चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जो जन्म है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उराव भी यहाँ पर शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से वो बेचैन थे और उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। यहाँ पर आजीविका खतरे में थी, धर्म है छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था? उन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरीके से बदल रहा था? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आदिवासी समाज के बारे में हमने पहले पढ़ा था, ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक तर्क यहाँ पर नहीं था। जनजातीय समूह है वो किस तरीके से जीते थे, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पर्ती क्या है, साल क्या है और महुआ क्या है। पर्ती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन है ताकि उसकी मिट्टी को दोबारा उपजाऊ हो जाए। और साल जो है वो एक पेड़ है। और महुआ क्या है? एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम महुआ कहते हैं। तो यहाँ पर जनजातीय समूह किस तरीके से जीते हैं इनके बारे में बात करें तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। कुछ है झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय है झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या है? झूम खेती घुमंती खेती को यहाँ पर कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जला करके साफ कर देते थे। और इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को वो खुरच देते थे। और वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। और जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके वे दूसरी जगह चल पड़ते थे। और जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती यहाँ पर पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डोगरिया कंद कबीले की औरतें पडानों की पट्टियाँ इकट्ठा करके यहाँ पर ये ला रही हैं। ये पडानों की पट्टियाँ हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे यहाँ पर। कुछ कुछ आदिवासी जो लोग हैं
वो क्या थे, यहाँ पर शिकारी भी थे, शिकारी का काम भी करते थे और संग्राहक भी थे, यानी वस्तुओं का संग्रहण करके उनको बेचते थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपने ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी यहाँ पर मानते हैं। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था और इस समुदाय के लोग टोलियाँ बना करके शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में वो बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का जो तेल है उसको इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े या चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश की फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो यहाँ पर भारत के कुछ आदिवासी समूह के इलाके हम देखें, जैसे गड्डी वन गुज्जर यहाँ पर हैं, ये भेटिया हैं, सारिया यहाँ पर रहेंगे, भील राजस्थान के इस वाले एरिया में रहेंगे, बान गुज्जर राठवा बंजारा यहाँ पर रहेंगे, कोया बंजारा गोंड है यहाँ पर रहेंगे। दक्षिणी भारत में यहाँ पर माला इरूलर हैं, वेगास मोरिया गोंड है यहाँ पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की साइड संथाल मुंडा उराव संथाल है यहाँ पर। और यहाँ पर पराजा वांडा कंडा कोया साउरा और खोंड जनजाति यहाँ पर रहती है। और इधर खासी मणिपुर मेघालय की साइड खासी है, या फिर नागा, ये अरुणाचल प्रदेश की साइड यहाँ पर ये जनजाति यहाँ पर रहती है। तो इन समुदायों को की बात करें, इन समुदायों को चावल व अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन वस्तु उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी है खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बेंगा और औरों के लिए भी काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी और जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी और इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर उनको चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ यहाँ पर मानने लगते हैं। कुछ जानवर यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग हैं वो जानवर भी पालते थे, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरावाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या घोड़ों के रेवड़ लेकर के यहाँ से वहाँ जाते रहते थे और जब एक जगह घास यहाँ पर ख़त्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर की बकरवाल बकरियां पालते थे। और अगले साल इतिहास की हम ये इनमें देखेंगे कि कश्मीर के जो बकरवाल हैं वो यहाँ पर बकरियां पालते थे, उनसे उनका प्राप्ति यहाँ पर होता था। शिकार का वक्त, बुवाई का वक्त और नए खेतों में जाने के वक्त की अगर हम बात करें, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की आम और काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती है। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के वेंगा और गौड़ समुदाय के बीच बिताए हैं। एल्विन द्वारा लिखित इस अंश को पढ़ करके हम इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे कुचे
ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष जो हैं वो बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चाँद के समय पूरब से शुरू होता था और शिकार के लिए बाँस के फंदों का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीन करके लाती थी और बेंगा जो औरतें हैं, या तो वे केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में वेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था और वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में फिर बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे और कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक में कुटकी में ये पक जाती थी और आगन में सारी फसल यहाँ पर तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेबड़ की तरफ चल देते थे और इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी और यह चक्र पहले साल का होता था तो दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय यहाँ पर मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलें ही बुआई और कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेबड़ों में ही रहते थे और तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। तो यहाँ पर हम बात करें कि ईंधन की लकड़ी ले जाते हुए संथाल लकड़ी है, जो कि संथाल जाति की एक लड़की यहाँ पर बताई गई है, बिहार की 1946 की। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में ये जाते हैं। तो बेंगा औरतें मर्द जो काम करते थे उनको हम ध्यान से देख सकते हैं। और उसके बाद में हम देखें कि कुछ लोग हैं एक ही जगह खेती करते थे। बेवड़ की बात करें, बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंती खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। तो कुछ लोग जो एक ही जगह खेती करते थे, 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया और लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उसके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन है बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर करके रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक और घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ये ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगल में रहने वालों को जंगली या बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना चाहिए और सभ्य बनाना उनको ज़रूरी है। यहाँ पर जो बताया गया पूर्वोत्तर के निजी आदिवासियों का एक गांव में यहाँ पर बताया गया है, लट्ठों से बना एक घर है और जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव इसमें मदद करता है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े हैं, इसकी अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। और ये बदलाव क्या थे? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अगर उसकी बात करें कि आदिवासी मुखियाएँ हैं वो कहाँ पर गए, उनका क्या हुआ? तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में क्या हुआ, बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन और वन प्रबंधन के स्थानीय जो नियम है खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां हैं छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना यहाँ पर देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। तो यहाँ पर घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, अगर उनकी बात करें तो ऐसे समूह से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे
और जो एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों को क्या है एक जगह ठहराया जाए और इस समूह को एक जगह स्थायी रूप से रहे और वहाँ पर खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना क्या है आसान है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित सोर्स भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप करके प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार यहाँ पर घोषित किया गया और यहाँ पर पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान यहाँ पर देते थे। जैसे अगर गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें यहाँ पर दिखाई रखी हैं, तो घुमंतू खेतू गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी की जाती है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ को काट दिया गया है और पेड़ को काट दिया गया है उसके बाद में खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर घुमंतू खेती है वो की जाती थी। अब जब ये घुमंतू खेती की जाती है तो यहाँ पर झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बचाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ है क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की यहाँ पर छूट दे दी गई। वन कानून और उसके प्रभाव की बात करें, वन कानून जो बनाया गया था और उसके प्रभाव क्या हुए हैं। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करने वाले आदिवासी लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क हम देख सकते हैं कि समतल मैदानों में किस तरीके से खेती होती थी, जंगलों में किस तरीके से खेती होती है। तो जैसा कि हमने देखा है कि आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या है प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, भारी असर पड़ा है। अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति यहाँ पर अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी यहाँ पर पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुत को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में यहाँ पर जाना पड़ता था। स्लीपर की बात करें जो कि यहाँ पर लकड़ी की क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं उन्हें हम स्लीपर कहते हैं। तो जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी। बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। और इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव यहाँ पर बसा दिए। तो अंग्रेजों को इस देश में जीना कितना कठिन था। अंग्रेजों के इस देश में अगर जीने की बात करें, आदिवासियों के लिए जीना कितना कठिन था क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर इस देश को गुलाम बना लिया। तो गुलामी के बाद में कितना कठिन यहाँ पर हो गया था उसकी अगर हम बात करें तो 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, इनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने वेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में वेंगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे में कोतवाल बैठा है, बगीचे में पटवारी बैठा है, खेतों में सरकार बैठी है। और अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, और भोजन पाए तो कहाँ से पाए। तो इस तरीके की ये कविता यहाँ पर दर्शाई गई है। और उसके बाद में बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैरकानूनी घोषित कर चुकी थी।
कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की। 1906 में सुग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह के कुछ उदाहरण हैं। अगर हम व्यापार की समस्या की बात करें तो व्यापार की समस्या की बात करने से पहले हम यहाँ पर गोधरा औरतों के द्वारा बुनाई करती हुई, ये गोधरा औरतें हैं, बुनाई कर रही हैं किसके लिए, सोने के लिए चारपाई के रूप में इनके बुनाई का करके ये अपना रोजगार उत्पादन कर रही हैं। तो व्यापार की समस्या की अगर बात करें, 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए रेशम उत्पादकों की स्थिति हम देख सकते हैं कि 18वीं सदी में भारतीय रेशम का यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। और जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर यहाँ पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे और रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेच करके आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृषि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृषि कोषों के लिए 3 से 4000 रुपये मिलते थे और इसके बाद इन कृषि कोषों को वर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने के लिए बिचौलियों का जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर मानते थे। जैसे यहाँ पर हम देखें, क्षेत्र में चटाई बुनती हुई एक हजांग औरत यहाँ पर दिखाई गई है। औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर के काम करती थी। उसके बाद में यहाँ पर हम देखें, बिहार के कोयला खाने के बताए गए हैं। यहाँ पर 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे और अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था और 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर मारे जाते थे। अगर काम की तलाश की बात करें तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब हो गई थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय के बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम की चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में यहाँ पर भर्ती किया गया और इन खेतों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था और ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटाना, यानी ये जो ठेकेदार थे उनको वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। तो यहाँ पर हमें देखने पर पता चलता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियाँ, नए कर और व्यापारियों व महाजनों के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की है। 1831 से 1832 में कौल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरीके का विद्रोह यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ पर एक कविता दी गई है, लही लुहान मेरे कंधों पर। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। हाय कोल्हू के बैल की तरह मैं, लही लुहान मेरे कंधे, और जमींदार के 2 दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया। बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ है वो 1870 के दशक में मध्य में हुआ है। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते थे। बचपन में बिरसा है यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराते थे, बांसुरी बजाते थे, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता है उनका बचपन। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहोड़ा के पास के जंगलों में हुई है। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा।
बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा जो है स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे और जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने को मौका मिला है, वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें वो छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बुरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया है। उन्होंने जनेऊ धारण किया है और शुद्धता और दया पर जोर देने वो लगे हैं। वैष्णव की बात करें, विष्णु की पूजा करने वाले यहाँ पर वैष्णव कहलाए हैं। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए थे उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें और गांवों को साफ रखें, डायन और जादू टोनों में विश्वास न करें। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया है और वह उन्हें बाहर का रास्ता यानी कि जो बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया है। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर के रहें, अपने खेतों में काम करें। और अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और यह आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकलवा करके बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्यवाही का फैसला लिया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की यहाँ पर सजा सुनाई गई। और उसके बाद में 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमला किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक माना जाता है। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया और यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया है। तो हमें यहाँ पर नकदी की क्या ज़रूरत है, ये बाकी जगह पर हम देख सकते हैं। भारत के बाहर क्या हो रहा था, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी व अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते थे। पापुआ न्यू गिनी के इस जनजातीय गीत में इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरीके से देखते थे। कहते हैं कि नकदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूँ काम, क्यों मैं चढ़ूँ नारियल के पेड़ पर। तो है नकदी फसली अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताए अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता करूँ क्यों। तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो न्यू गिनी है वहाँ पर भी जनजातियों ने, पापुआ न्यू गिनी में भी
वहाँ की जो जनजाति है, आदिवासी जो लोग हैं, वो बाज़ार को किस तरीके से